और आज के हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने के लिए हम हरिद्वार की तरफ चलते हैं और वहां से हमारे आदरणीय पवन कुमार सर ज्वाइंट है और हम पवन कुमार सर को ही आमंत्रित करते हैं, वो आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करें। जी, पवन कुमार सर। नमस्ते। नमस्ते। ओम। बहुत सुंदर आज की योग कक्षा, बहुत बढ़िया। और पूरे इसके लिए दीपा श्री को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। मुख्य अतिथि से मेरी अभी उनके टीम से बातचीत हुई है, वो शायद अभी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ एक मिनट में। हम इंतजार करते हैं उनका, जैसे ही हमें संदेश मिलेगा तो हम उनको ज्वाइन कराएंगे। तो आज जो हमारे मुख्य अतिथि है उसका उनका ब्रीफ बायो मैंने कल सबको भेज दिया था। और जैसे ही वो आते हैं, इस बीच में कुछ हाथ भी रेज्ड हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनसे भी हम बातचीत कर लें। और जैसे ही मुझे सिग्नल मिलता है तो मैं फिर बीच में इनको हम बुला लेंगे। और तो इस बीच में अगर कुछ लोगों के हाथ रेज्ड हैं तो उनको भी जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जी, रंजना जी, मुंडीलाल जी, वो करा दीजिए जी जो जी हैंड सर, रेज्ड है धन्यवाद उनको। आदरणीय पवन सर जी। जी जी, आदरणीय हमारे उमा शंकर जी ने हैंड रेज किया है। उमा शंकर जी बिहार से, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। अनम्यूट कर ले उमा शंकर जी। जय हिंद, जय धोखे जवान, से जय हो गया। किसान। उमा शंकर जिंदाबाद। उनका हैंड राइज हुआ है शायद। कविता शरद जी बोला एकदम। धोखे हैंड रेज किसी का धोखे हुआ है, वो शरद जी धोखे बोला से है। ओम सर जी, आज का कक्षा बहुत अच्छा रहा और हम आदरणीय अभी थोड़ा सा रास्ते से जा रहे हैं बाइक से कहीं दूसरे स्थान पर, इसलिए सबको ओम वंदन नमन। अजय, अच्छा मैंने कहा रास्ता भटक तो नहीं गए, रास्ते दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। बहुत सुंदर। जय जवान, जय किसान। और आदरणीय हमारे उमाशंकर जी जी बिहार से थे। नमस्कार। और हमारे आदरणीय, मुन्नीलाल जी, मुन्नीलाल जी, जी नमस्कार। हमारे मुख्य आदरणीय, अतिथि डॉक्टर चेतन जी सोलंकी जी जी ज्वाइन सर। हो गए हैं, हमारे मध्य में हैं। डॉक्टर सोलंकी, आपको सभी बहुत को बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। डॉक्टर सोलंकी, आपका स्वागत है। मुन्नीलाल जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सभी लोग म्यूट कर लें। मैं डॉक्टर सोलंकी का स्वागत करना चाहता हूँ इस मंच पर। और उनका स्वागत इसलिए भी क्योंकि अभी अगले माह वो करीब 1000 दिन अपने पूर्ण करने वाले हैं। अपने सोलर बस में कई सालों से वो चलते आ रहे हैं। उनको सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के नाम से भी जानते हैं। वो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक हैं और सोलर एनर्जी के ऊपर भारत सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए। तो आईआईटी से आपने अपनी पढ़ाई की है और बहुत सारा उन्होंने कार्य किया है लोगों के जीवन को एक नई दिशा देने पर। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय डॉक्टर सोलंकी को आमंत्रित करना चाहता हूँ इस योगाहार मंच में। और उनके जो अनुभव है पिछले कई वर्षों के, और जिस विनाश की तरफ मानवता जा रही है, उसके प्रति उनके जो अनुभव हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो सुझाव हैं, वो इस सन्मुख रखेंगे हमारे सामने। करीब आपको जो भी उचित समय लगे, 7 से 8 का हमारा समय है, उस पर आप जो भी अनुभव दें, और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी हम कर लेंगे। और विषय अगर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न हैं तो हम ओवरफ्लो भी कर सकते हैं, अगर संभव हुआ तो अगले दिन भी हम इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल ये फोरम है, बिल्कुल वॉलेंट्री फोरम है। और इसमें करीब कई राज्यों के हमारे किसान और हमारे वैज्ञानिक और हमारे बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए डॉक्टर सोलंकी को आमंत्रित करता हूं। और पतंजलि में आप जब आए थे तो आपके साथ मुलाकात हुई थी। आपके सोलर जो वैन है उसमें बैठ करके ही हमने आपके साथ थोड़ी सी चर्चा भी की थी। तो आपको बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और कृपया करके अपने अनुभव शेयर करिएगा। जी नमस्ते। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? जी बिल्कुल स्पष्ट है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित किया इस मंच पर योगाहार के, और आज सबके साथ में
शामिल हो पाया, उसके लिए मुझे खुशी है। तो मैं जैसे आपने कहा, एक आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ इस समय। मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है, मैंने अपने यूरोप में जाके पीएचडी की है। सोलर एनर्जी पे मैं करीब 25 सालों से काम कर रहा हूँ। और अभी मैं एक यात्रा पर निकला हूँ। 11 साल की मेरी यात्रा है। 11 साल की यात्रा का नाम है एनर्जी स्वराज यात्रा। और 11 साल में एक बस में रहने वाला हूँ। मेरी बस में, जैसे आपने देखा था, एक किचन है, बेडरूम है, लाइब्रेरी है, छोटा सा मंदिर है, ऑफिस है, छोटा सा गार्डन भी है। और ये जो यात्रा है ये 11 साल की है, और 11 साल तक बिना रुके चलने वाली है। और 11 साल तक मैं घर नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प भी लिया है। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, पूछता हूँ कि अच्छा, कोई व्यक्ति 11 साल के लिए घर क्यों छोड़ देता है? तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आदमी का दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया हो, या फिर सच में कोई उचित कारण है। और अभी तक तो जो लोग मुझे देखते हैं, वो, मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरा स्क्रू ढीला लगता है क्या, तो ऐसा तो किसी ने बताया नहीं कि स्क्रू ढीला लगता है। इसका मतलब है कि जो कारण है जिसके लिए मैंने 11 साल के लिए घर छोड़ा है, ये जो यात्रा चालू की है, इसके एक उचित कारण है इसके पीछे। और मैं आज आपको वो इसका उद्देश्य क्या है और क्यों किया है और कैसे इस समस्या को हल कर सकते हैं, ये 3 बिंदु बताऊंगा। और उसके बाद हम चर्चा भी कर सकते हैं। तो मैं एक अपना स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। एक 20 मिनट तक मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद हम 20-25 मिनट के बाद डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं, नहीं दिख रहा है। नहीं सर। अच्छा। अभी दिख रहा, अभी दिखने लगा होगा। जी 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 दिख जी जी। जी। तो 1 2 3 इस प्रेजेंटेशन का नाम दिया है मैंने, कि पहले 1 2 3 को समझे। 1, तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। बहुत कम लोग इसको एक्चुअली समझ पाते हैं। दूसरा, मैं 2 ऐसे नियम बताता हूं कि धरती पर रहने के नियम है, फंडामेंटल लॉज है, कि क्यों गड़बड़ हो रही है दुनिया में, इतना पानी खराब, मिट्टी खराब, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नियम है धरती पर रहने के, उसको हम पालन नहीं करते हैं। और 3 स्टेप उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे हम ये 3 स्टेप लें तो ये सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इसलिए 1 2 3 है। जैसे मैंने कहा, मैं एक बस में रहता हूँ। ये मेरी बस है। ये 2020 में यात्रा चालू हुई थी, और ये 2030 तक चलने वाली है। तो यही मेरा घर है 11 सालों के लिए। और एनर्जी में स्वराज लाना, ये उसका उद्देश्य है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ग्रह नहीं है रहने के लिए। एक ही ग्रह है, इसी ग्रह पे रहना है, और जो भी करना यहीं पे होगा। और यदि यहीं पे जीने लायक स्थितियां नहीं रही, या गड़बड़ हो गई, या डिस्टर्ब हो गई, तो हम सबको बहुत भुगतना पड़ेगा। तो चालू करने के पहले मैं एक फिलोसोफर थे, उनका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्लेटो नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने द रिपब्लिक ऐसे किताब लिखी थी। और ये एक स्टेटमेंट है उनका कि किंग शुड बिकम फिलोसोफर, और दैट फिलोसोफर शुड बिकम किंग्स। कि हर किंग को फिलोसोफर होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, या जो दार्शनिक है उसको ही राजा बनना चाहिए। क्योंकि जो किंग है वो पावरफुल होते थे। किंग जो होते थे, राजा होते थे, बहुत ताकतवर, शक्तिशाली होते थे। और यदि वो दार्शनिक नहीं है तो उनके डिसीजन से पूरे प्रजा का भाग्य बदलता था। तो यदि वो दार्शनिक नहीं है तो वो नुकसानदायक है। तो क्योंकि जो पावर है विदाउट फिलोसफी डेंजरस होती है। और आज का आधुनिक मनुष्य, मतलब हम सब लोग काफी पावरफुल हो गए हैं। इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम
चांद पे अपना मिशन भेज सकते हैं, बड़े बड़े मशीनों को चला सकते हैं, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, किसी के हृदय में प्रॉब्लम हो तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, हड्डी टूट गई तो जोड़ना तो बहुत ही आसान काम है। तो बहुत सारे काम आधुनिक मनुष्य कर सकता है अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, परंतु वो फिलॉसफी से दूर हो गए हैं, दर्शन से दूर हो गए हैं। तो क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कब तक करना चाहिए, कुछ पता नहीं, बस कर रहे हैं हम सब लोग। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि हम सब चाहते हैं कि देश का जीडीपी बढ़े, और मैं लोगों से पूछता रहता हूँ कि देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए, तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ बढ़ना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ अच्छा बताओ कितना बढ़ना चाहिए, 5%, 7%, 9%, 10%, 12, 15, 20, कितना? किसी को पता नहीं कितना बढ़ना चाहिए। हाँ, यदि प्रधानमंत्री जैसे भी पूछा जाए देश के, मोदी जी बताइए देश के जीडीपी कितना बढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मोदी जी भी नहीं आंसर दे पाएंगे, सिर्फ इतना ही कह पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक उसी तरह से यदि मैं किसी से पूछूं कि बताओ जीडीपी कितने साल तक बढ़ना चाहिए ताकि देश का उद्धार हो जाए, हम सबका उद्धार हो जाए, क्या 10 साल और बढ़ेगा तो काम हो जाएगा, 20 साल और बढ़ेगा तो काम हो जाएगा, 50 साल और बढ़ेगा तो काम हो जाएगा, कितने साल तक देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए? फिर वही किसी को उत्तर पता नहीं, सिर्फ इतना ही पता है कि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक बढ़ते रहना चाहिए। तो ये नहीं पता है कि कब तक बढ़ना है, ये नहीं पता है कि कितना बढ़ना है, सिर्फ इतना ही पता है कि बढ़ना है। तो ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना, और जो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाता है उसका एक्सीडेंट होता है। तो मुझे लगता है कि आधुनिक मनुष्यों का या तो एक्सीडेंट हो चुका है या फिर होने ही वाला है, और इसका उदाहरण है क्लाइमेट चेंज। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर, आ रही है। तो चलिए मतलब ये बैकग्राउंड है कि हमको पता नहीं, पूरे आधुनिक मनुष्य मतलब हमको, मतलब देश या विदेश हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, किसी को पता नहीं कितना और कब तक बढ़ना है, बस हम सब बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना गड़बड़ है दुनिया में, क्यों पानी खराब है, क्यों मिट्टी खराब है, क्यों संबंध खराब है, क्यों हिंसा बढ़ रही है। वो ख्याल करने का हमको जरूरत नहीं था, वो याद दिला दी ना, योना ले ली। ढींगरा, सफेद ढींगरा जो होता है, एक होता है। कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सबके पीछे एक ही कारण है, जितनी भी समस्या है, लोगों को लगता है कि ये सब अलग अलग समस्या है, पर हम यदि देखेंगे ध्यान से तो जितनी हिंसा हो रही है, संबंध खराब हो रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है, पानी खराब, मिट्टी खराब, क्लाइमेट चेंज, ये सबके पीछे जो कारण है वो एक ही कारण है, वो है एनर्जी। और एनर्जी का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है ना। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि पूरी दुनिया ही एनर्जी का खेल है, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी का खेल है। तो जो कुछ होता है इस यहाँ पे दुनिया में, धरती पर, वो एनर्जी के कारण होता है। पत्ता भी यदि हिलता है तो एनर्जी के कारण। तो एनर्जी का बहुत महत्व है, और कितना महत्व है इसके ये जो ग्राफ है इससे पता चलता है। यूनाइटेड नेशन ने 17 डेवलपमेंट गोल्स बनाए, एसडीजी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, इसको एसडीजी बोलते हैं। और ये सबका संबंध, इनके सबके केंद्र में एनर्जी है। तो चाहे वो पॉवर्टी हो, हंगर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जेंडर हो, वाटर हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, यहाँ तक कि जो ग्लोबल पीस और पार्टनरशिप, इसका संबंध भी एनर्जी से। तो विश्व में शांति रहेगी या नहीं रहेगी, इसका संबंध एनर्जी से। लोगों के बीच में कितना कोलैबोरेशन होगा, उसका संबंध भी एनर्जी से। इसलिए एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी, ये सब एनर्जी का खेल है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो एनर्जी का खेल हम लोग बुरी तरीके से खेलते हैं, बहुत गलत खेलते हैं। और ये जो ग्राफ है ये उसका प्रूफ है कि कैसे हम एनर्जी का खेल गलत खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1850 में हमारा औद्योगिकरण चालू हुआ। तो 1850 में पहली बार हमने कार्बन ऊर्जा का उपयोग किया, मतलब कोयले का उपयोग किया। तो 1850 के पहले जीवन कैसे चलता था धरती पे, पूरा सोलर या रिन्यूएबल या बायोमास, विंड या हाइड्रो से चलता था, पवन से चलता था, हाइड्रो, इन सब से चलता था। 1850 में इंसानों के हाथ में कोयला लग गया,
फिर 1900 आते आते हमारे हाथ में क्रूड ऑयल लग गया, कच्चा तेल। फिर 1950 आते आते हमारे हाथ में गैस लग गई, नेचुरल गैस। और आप देखेंगे ग्राफ से 1950 की बाद में से कितना तेजी से एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। और आज हम जब बात करते हैं तो बायोमास, कोल, ऑयल, गैस, सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सब तरह की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। परंतु आप ये तीन चीजें देखेंगे, जो गैस है, देखो पिंक वाला जो ग्राफ है, और ब्लू वाला है ऑयल, और ग्रे वाला है कोल, ये तीनों मिला के करीब 85% एनर्जी होती है। 85% ये वाला जो पोर्शन है। तो आज की तारीख में इतना सोलर विंड होने के बाद में भी 85% ऊर्जा कोल, ऑयल और गैस से आती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों जो है, गैस, कोल, ऑयल एंड गैस, ये सब कार्बन से मिलके बने। इनका जो बेसिक अणु है वो कार्बन है। और जब भी हम कार्बन को जलाते हैं, कहाँ जलाते हैं? पेट्रोल डीजल की वजह जलाते हैं अपनी गाड़ियों में। और खाना बनाते हैं एलपीजी, वो भी कार्बन है, तो वहां पे जलाते हैं। जब हमारे पास बिजली आती है, कोयले से बन के आती है, तो वहां पे जलाते हैं। जब हम कपड़े पहनते हैं तो ये समझो कि कार्बन का उपयोग किया है, क्योंकि कपड़े बनाने में, खेत को जोतने में, पानी देने में, फर्टिलाइजर डालने में, उसका कटाई करने में, इसमें एनर्जी लगती है। तो जब हम किसी भी तरह का एनर्जी का, जब हम घर का उपयोग कर रहे हैं, आप जिस जगह पर बैठे होंगे इस समय, आपने टाइल का उपयोग किया होगा, छत का उपयोग किया होगा, तो आपने एनर्जी का उपयोग किया, सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग किया। तो आपने सुबह ब्रश किया तो भी एनर्जी का उपयोग किया, कपड़े पहने तो एनर्जी का उपयोग किया, ट्रेवल किया तो एनर्जी का उपयोग किया, खाना खाया तो एनर्जी का उपयोग किया। और जब भी हम ये एनर्जी का उपयोग करते हैं, कार्बन वाली एनर्जी का, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम सब छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं? हवा में छोड़ते हैं। और इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब घर में खाना बना रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो कहाँ जा रही है? तो हवा में जाती है। हम सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ते हैं। मैं लोगों को पूछता हूँ, ये जो वातावरण है तुम्हारे पिताजी का है क्या, तुम्हारे दादा का है क्या, चाचा का है क्या, नाना का है क्या, कि हम जितना चाहें उतना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ सकते हैं। और इसके कारण से लगभग 50%, 50% कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एक्स्ट्रा हो चुका है। 50%। अच्छा, ये जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये सामान्य गैस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसको। और ये इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? गर्मी को पकड़ने का काम करता है। और आज की तारीख में चूंकि 50% एक्स्ट्रा गर्मी है, सॉरी 50% एक्स्ट्रा गैस है वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके कारण से 50% एक्स्ट्रा गर्मी पड़ने का काम चालू हो गया है। धरती की गर्मी को पकड़ रखने की क्षमता है 50% बढ़ गई है, इसलिए तापमान भी धरती का बढ़ते जा रहा है। और आई एम श्योर आप सभी ने अनुभव किया होगा। मैं आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, इसको अनुभव करते हैं। आज आप एक 10वीं के बच्चे से पूछो, 12वीं के बच्चे से पूछो कि बेटा आपने जीवन में देखा है क्या कि क्लाइमेट बदल रहा है, तो वो भी बोलता है हाँ बदल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो जलवायु परिवर्तन इतना तेजी से हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ज्यादा तूफान आ रहे हैं, ज्यादा सूखा पड़ रहा है, ज्यादा बाढ़ आ रही है, ज्यादा गर्मी हो रही है, ज्यादा हीट वेव्स हो रहे हैं, ज्यादा बर्फ पिघल रही है, ज्यादा समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ज्यादा जंगलों में आग लग रही है, सब कुछ ज्यादा 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 हो रहा है। और उसका कारण सिर्फ एक है, मनुष्य के द्वारा कार्बन एनर्जी का उपयोग। तो एक प्रॉब्लम समझ ली हमने, ये पूरी समस्या है जितनी जड़, यहाँ तक कि जो संबंध खराब होते हैं या जो डिप्रेशन का लेवल बढ़ रहा है, उसका भी संबंध एनर्जी से है। क्योंकि आज के लिए ज्यादा एनर्जी आती है हमारे पास, चाहे जब जो खा लिया, चाहे जब जहाँ ट्रेवल करना चाहे कर लिया, चाहे जब जितना मोबाइल देखना चाहे देख लिया, चाहे जब टीवी देख लिया, तो चाहे जब हमारे पास अमेरिका की जानकारी आ गई, रशिया की आ गई, तो ये जो एक्स्ट्रा
हमारा माइंड फ्लक्चुएट होता है अलग अलग परिस्थितियों में, उससे भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, डिप्रेशन का लेवल बढ़ता है। तो ये कहना भी ठीक है कि जो डिप्रेशन का लेवल दुनिया में बढ़ रहा है उसके पीछे भी जो कारण है वो एनर्जी का उपयोग है। तो ये जो समस्या है, जैसे आपने कहा था, इतनी गंभीर समस्या है, ये धीरे धीरे मनुष्य का जीवन धरती पर बचेगा कि नहीं बचेगा उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि धरती पे रहने के नियम होना चाहिए, जैसे हमारे घर में रहने के नियम होते हैं, है ना। क्या नियम होते हैं कि हम बेडरूम में सोएंगे, किचन में खाना बनाएंगे और बाथरूम में नहाएंगे। उल्टा नहीं करते, है ना, कि बेडरूम में खाना बना रहे हैं और किचन में सो रहे, ऐसा नहीं करते ना। ठीक उसी तरह से धरती भी इतनी अपना घर, एक बड़ा घर है, धरती पे रहने के नियम होना चाहिए। और ये दो नियम है जो मैंने लिखे हैं, और ये अस्तित्व के नियम। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मनुष्य जीवन के अस्तित्व के नियम। यदि आपने ये दोनों में से किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो मैं गारंटी करता हूं कि मनुष्य का जीवन धरती पर नहीं बचने वाला है। और ये जो नियम क्या है, पहला नियम है, एक, जब किसी इकोसिस्टम में रिसोर्सेस फाइनाइट हो तो उसका उपभोग भी फाइनाइट होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। जब संसाधन सीमित हो तो उपभोग सीमित होना चाहिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जस्ट चेकिंग। जी आ रही है सर। बिल्कुल आ रही है। तो पहला नियम है धरती पर रहने का कि किसी भी सिस्टम में जब संसाधन सीमित हो तो उपभोग सीमित होना चाहिए। तो ये नियम है। और दूसरा नियम है, किसी भी सिस्टम में यदि संसाधन सीमित है तो उसका जो प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वितरित होना चाहिए। शॉर्ट में दो नियम को हम बोल सकते हैं। पहले नियम का मतलब है कि हमारा जो उपभोग है लिमिटेड होना चाहिए, और दूसरे नियम का उपयोग है, हमारा जो उपभोग है वो लोकल होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि धरती हमारी खुद ही लिमिटेड है। धरती का साइज फिक्स है। भगवान की कोई ताकत, हमारा कोई विज्ञान उसको बदल नहीं सकता। जनसंख्या बढ़ जाए तो हम धरती का साइज खींचतान के बड़ा नहीं कर सकते। धरती पर पानी की मात्रा फिक्स है, धरती पर मिट्टी फिक्स है, धरती पर सारे खनिज पदार्थ फिक्स है, सब कुछ धरती पर फिक्स है। तो मैं हमेशा प्रश्न करता हूं कि इंसानों को क्यों लगता है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए, हमारा कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, हमारा ये बढ़ना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, जब धरती खुद ही फिक्स है, धरती के सारे संसाधन फिक्स है। तो ये मनुष्यों को क्यों लगता है कि हमारी निरंतर प्रगति होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा जीडीपी कैसे बढ़ता है, हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? तो इसका एक ही कारण है, हम सब ये जो करते हैं चोरी का करते हैं। पानी जो जो रिन्यू होता है, जो ऊपर से धूप गिरती है, जितना चाहे उतना यूज करो हमारा है, जितना पानी गिरता है जितना चाहे उतना यूज करो हमारा है। पर जो हर बार नहीं, नया नहीं होता है वो हमारा नहीं है। जैसे जमीन के अंदर पानी रिन्यू नहीं हो रहा, हम सब लोग ट्यूबवेल का उपयोग करके जमीन के अंदर पानी निकाल लिए, पर जमीन में पानी डालना चाहिए ऐसा कभी सीखा नहीं मनुष्य ने। इसलिए पानी का लेवल पूरे देश में कम होते जा रहा है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि पानी की चोरी हो रही है? हाँ, पानी की चोरी हो रही है। और ये चोरी कौन करता है? हर व्यक्ति करता है ना। हर व्यक्ति करता है, वो चाहे भारत में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, या वो मुंबई में रहता हो, या दिल्ली में रहता हो, किसी गांव में रहता हो, सब लोग पानी की चोरी करते हैं। जंगल कट के 30% कम हो गए तो हमने जंगलों की चोरी की है। खनिज पदार्थ तो रिन्यू नहीं होंगे, वो तो आएंगे नहीं कहीं से दूसरे ग्रह से। जो हम खोद खोद के इतना उपयोग कर लेते हैं, हम चोरी कर लेते हैं, हमारे बच्चों को नहीं मिलने वाला है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम हर साधन की चोरी करते हैं जो रिन्यू नहीं होता। और पहला नियम है लिमिट करना चाहिए, दूसरा लोकल करना चाहिए। आपको पानी का उपयोग करना है तो लोकल आप रिचार्ज करो, उसका उपयोग करो। आपको कपड़े पहनना है तो आप लोकल बनाओ, उपयोग करो। आपको खाना खाना है, लोकल पैदा करो, उपयोग करो। और जो खतरनाक चीज हम यूज करते हैं, एनर्जी, ऊर्जा, यदि आपको ऊर्जा का उपयोग करना है तो लोकल पैदा करना चाहिए। अच्छा, लोकल क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम लोकल नहीं करते हैं, जब सेंट्रलाइज करते हैं,
तो जो उसका आउटपुट आता है, उसका जो फायदा होता है वो कुछ ही लोगों को होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई रिबॉक के जूते बनते हैं, उसकी फैक्ट्री है, तो रिबॉक के जूते बनने का जो प्रॉफिट है वो जो रिबॉक कंपनी के शेयर होल्डर को मिलेगा। परंतु रिबॉक के जूते बनने से जो धरती पे प्रदूषण हुआ है, पानी का प्रदूषण हुआ, वो सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक तो संसाधन असीमित है, इसलिए उसका जो प्रोडक्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यदि सेंट्रलाइज होगा, केंद्रीयकरण होगा, तो सबको बराबर नहीं जाएगा और उसके कारण असमानता आएगी, अशांति आएगी और हिंसा बढ़ेगी। और देखो, पिछले 30-40 सालों में दुनिया में साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, पर आप बताइए प्रेम भाव बढ़ रहा है क्या? भाईचारा बढ़ रहा है क्या? इसके विपरीत हिंसा जरूर बढ़ रही है। तो हर चीज को लिमिट और लोकल करना चाहिए। किसको करना चाहिए? पानी, कपड़े, मटेरियल, बिल्डिंग, खाना, और खास करके एनर्जी। एनर्जी को उपयोग हमें लिमिट करना चाहिए सबसे पहले, और फिर उसको लोकल पूरा करना चाहिए। क्योंकि एनर्जी सबसे खतरनाक चीज है जो हम यूज करते हैं। और मैंने कहा था, हम एनर्जी को कहाँ उपयोग करते हैं? सब दुरुपयोग करते हैं। ये जो ऊपर लिस्ट है, इस सब में एनर्जी का उपयोग करते हैं। कपड़े का पहनना भी एक तरह से एनर्जी, आज के बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो एनर्जी को लिमिट करना चाहिए और लोकल करना चाहिए। तो अभी अगला प्रश्न, लिमिट और लोकल कैसे करें? तो उसके लिए मैंने 3 स्टेप सॉल्यूशन बनाए। AMG इसका नाम है अप्रोच का। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ग्रह नहीं, इसी ग्रह पे रहना है, इसी ग्रह पे सारे काम करना है, यही सारे काम होगा। तो जो भी करना है लिमिटेड होना चाहिए और लोकल होना चाहिए। और उसको कैसे करें? तो 3 स्टेप, AMG: अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। मैं आपको समझाता हूं ये कैसे करना चाहिए। पहला स्टेप है अवॉइड द यूज ऑफ एनर्जी एज मच एज पॉसिबल, इवन इफ इट इज सोलर एनर्जी। सॉरी, सोलर एनर्जी के उपयोग को भी अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? जैसे मैं सोलर एनर्जी का प्रोफेसर हूं, मैंने किताबें लिखी है। भारत में जो भी सोलर ऊर्जा पढ़ता है वो मेरी किताबों से पढ़ता है। लोग मुझे सोलर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, सोलर क्रांति बोलते हैं। तो लोगों को लगता है कि मैं जहां भी जाता हूँ ये बोलता हूँ कि सोलर यूज करो। नहीं, पहला नियम है, सोलर एनर्जी का उपयोग करने का पहला नियम है, सोलर एनर्जी का उपयोग भी मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। सोलर सेल बनाने के लिए मैंने सोलर एनर्जी में PhD करी है। सोलर एनर्जी को बनाने के लिए सोलर सेल बनाना पड़ता है, उसके लिए सिलिकॉन बनाना पड़ता है, उससे मॉड्यूल बनाना पड़ता है। मॉड्यूल बनाने के लिए कांच लगता है, उसमें एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है, फिर उसको खड़ा करने के लिए लोहे का स्ट्रक्चर होता है, फिर उसमें पावर को निकालने के लिए केबल लगती है, फिर वो पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर लगता है। और ये सारे कंपोनेंट को उसकी जब जीवन खत्म हो जाएगा 15, 20, 25 साल में, आपको फिर से रिसाइकल करना है, फिर एनर्जी और केमिकल का उपयोग करना है। तो ये सबका साइड इफेक्ट होगा? जीरो तो नहीं होगा। सोलर की बिजली कोयले की तुलना में ज्यादा अच्छी है, परंतु एकदम अच्छी ऐसा नहीं कह सकते। उसका भी साइड इफेक्ट है, कम है परंतु जीरो नहीं है। तो सबसे बढ़िया काम क्या करना चाहिए? मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ कर करके इस धरती की हालत खराब कर दी हमने। और हम कहते हैं ना कि जीवन में सबसे गहरा आनंद गहरे ध्यान से आता है। और गहरे ध्यान में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से कर्म जरूर करना चाहिए, परंतु कम से कम करें, ताकि हम धरती पर अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड की छाप है वो कम कर सके। सोलर एनर्जी के उपयोग को भी अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड करना चाहिए? तो फालतू का लाइट उपयोग नहीं करना चाहिए दिन में, और जहाँ जरूरत ना हो पंखा यूज नहीं करना चाहिए। मैंने अपने घर में जब देखा कि क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो कई सारी चीजों पे नजर गई। पहला गया फ्रिज के ऊपर। क्या हम फ्रिज को बिना फ्रिज के रह सकते हैं? और उत्तर है हाँ, रह सकते हैं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि भगवान कृष्ण को दूध, दही, माखन बहुत पसंद था, है ना। पर हमने इतने फोटो देखे होंगे भगवान कृष्ण के, पर किसी भी फोटो के बैकग्राउंड में आपने फ्रिज का फोटो नहीं देखा होगा। कहने का मतलब है, सदियों से हम बिना फ्रिज के रहते आए हैं, वो अभी अभी हम लोग बिगड़े हैं। पिछले 20-30 सालों में हमको
फ्रिज चाहिए, हमको कूलर चाहिए, हमको ये चाहिए, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि ये जब सामान का उपयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में न फ्रिज है न गीजर है, मैं गर्म ठंडे पानी से नहाता हूँ हमेशा, और हमारे घर पे कभी भी एसी नहीं लगा है। आजकल मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस करना भी बंद कर दिया, पिछले कम से कम 3 सालों से मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता, क्योंकि ये सब में एनर्जी लगती है। और यदि एक बार हमने एक दिन फ्रिज का उपयोग किया उदाहरण के लिए, तो लगभग 1 यूनिट बिजली का उपयोग होता है। आप देख सकते हैं फ्रिज के ऊपर लिखा रहता है। आप एक बार गर्म पानी से नहाए, गीजर से अच्छे से गर्म पानी से नहाए, तो 1 यूनिट बिजली लगती है। आपने 1 घंटे एसी में बैठा तो 1 यूनिट बिजली लगती है, और 1 यूनिट बिजली लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। और 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब उत्सर्जन होता है तो लगभग 300 साल, मैं रिपीट कर रहा हूं, लगभग 300 साल वो धरती के वातावरण में रहती है। मतलब 300 साल तक वो गर्मी को बढ़ाने का काम करने वाली। तो आपका जो फ्रिज को उपयोग करने का जो सुख है एक दिन का, उसका जो दुख है वो 300 साल तक उठाना पड़ेगा। आपका जो गर्म पानी से नहाने का सुख है, उसका दुख 300 साल उठाना पड़ेगा। और ये दुख कौन उठाने वाला है? जिस आदमी ने किया वो तो मर जाएगा, 20, 30, 40, 50 साल में मर जाएगा। हम सब जो 40, 50 साल की उम्र के लोग हैं, शायद 30, 40 साल और टिकेंगे धरती पर। जो यंग है, बच्चे हैं, तुम्हारे खुद के बच्चे, मेरे बच्चे, नाती पोती, ये धरती पर ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले हैं, 70-80 साल, और ये ज्यादा भुगतने वाले हैं। तो सोचो ऐसा काम जो आप करें, मैं करूं, और हमारी पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां, हमारे बच्चे भुगते हैं उसको। 300 साल मतलब 10 पीढ़ियां, हमारे 10 पीढ़ियां उसको भुगतते रहे। ऐसे काम को हम क्या कहेंगे? ये किसी पाप से कम नहीं है। इसलिए दुनिया में सबसे बढ़िया काम क्या है? अवॉइड करो, मत यूज करो, चाहे कोई भी संसाधन हो, अवॉइड करो। कितना? 1/3 अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करो? मिनिमाइज करो, कम से कम एनर्जी में काम चला लो। फॉर एग्जाम्पल, आजकल ऐसे उपकरण आ गए जो एलईडी लाइट है कि वो आधी से कम बिजली में चल जाता है। आपने नॉर्मल ट्यूबलाइट को एलईडी लाइट में बदल लिया तो आपने आधी बिजली बचा ली, मतलब आधा कार्बन उत्सर्जन बचा लिया, मतलब क्लाइमेट चेंज बचा लिया, पैसे भी बचा लिए। आजकल ऐसे पंखे आ गए हैं, जो नॉर्मल पंखा है वो इंडक्शन मोटर वाला पंखा है, पर बीएलडीसी पंखा बोलते हैं, बीएलडीसी पंखा। ऐसे पंखे आ गए जो ब्रशलेस डीसी मोटर, वो लगा लिया तो आधे से कम बिजली में चलता है, और आधे से कम बिजली में चलता है तो आधी बिजली बचा लिया, आधा कार्बन डाइऑक्साइड बचा लिया। तो ऐसे उपकरण आ गए हैं जो बहुत कम एनर्जी में चलते हैं, और बहुत कम एनर्जी में चलते हैं तो कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। तो 1/3 जरूरतों को मिनिमाइज कर लेना चाहिए। और वो नहीं कर सकते तो जो थर्ड स्टेप है, जनरेट करना चाहिए। सिर्फ 1/3, 1/3 अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं करे तो 1/3 मिनिमाइज करना चाहिए। मिनिमाइज नहीं करे तो 1/3 को जनरेट करना चाहिए। कहाँ जनरेट करना चाहिए? लोकल, अपनी जगह, अपनी छत पर। तो हम सबको सोलर ऊर्जा पे जाने की जरूरत है, 100%, चॉइस नहीं है। परंतु कैसे जाना है? अपनी बिजली खुद बनाना है, बिजली कनेक्शन छोड़ देना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और यदि एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना है तो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जैसे गायत्री परिवार में कहा जाता है ना, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम, हर व्यक्ति चूंकि कार्बन उत्सर्जन करता है, हर व्यक्ति को उसका सॉल्यूशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, और ये एएमजी नियम का पालन करना पड़ेगा। आई होप याद रहेगा आप सबको एएमजी। ए मतलब अवॉइड, एम मतलब मिनिमाइज, और जी मतलब जनरेट। अवॉइड मतलब उपयोग ही ना करें, बिल्कुल बंद। मिनिमाइज मतलब कम एनर्जी का उपयोग करके काम चला लें, और जनरेट मतलब लोकल जनरेट कर लें। कितना? 1/3, 1/3, 1/3। और यदि हमने एएमजी नियम का पालन नहीं किया तो हमको बोलना पड़ेगा ओ एम जी, ओ माई गॉड, हे भगवान सोलर महंगा है, हे भगवान छत पे जगह नहीं है, पॉलिसी नहीं है, सब्सिडी नहीं है, फलाना नहीं है, निम्का, सारे बहाने याद आ जाते हैं। तो एएमजी नियम का पालन करेंगे तो ओएमजी कहने से बच जाएंगे, और जब हम एएमजी नियम का पालन करेंगे और सोलर ऊर्जा पे जाएंगे, तब जाके सही मायने में एनर्जी में स्वराज आएगा। और ये जो मेरी यात्रा है, आपने पढ़ा होगा बस पे, इसका नाम ही एनर्जी स्वराज यात्रा, और जो फाउंडेशन है उसका नाम है एनर्जी स्वराज फाउंडेशन।
तो 2019 में मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कंपटीशन हुई थी, उसमें हमने करीब 459 लोगों ने टीमों ने भाग लिया था। हमने वो सभी टीमों को हराया और हमें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, करीब 1 लाख डॉलर का। तो वो 80 लाख रुपए जो मिले थे मैंने डोनेट कर दिए, और डोनेट करके एक संस्था बनाई, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हम सब लोग एनर्जी में स्वराज लाएं, आत्मनिर्भर बने, हमारा भला करें, देश का भला करें, पर्यावरण का भला करें और आने वाली पीढ़ियों का भला करें। तो हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया जिसमें बहुत सारी एक्शन आप ले सकते हैं। एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन ऐसा एक पोर्टल है, es-pal.org। यहाँ पे एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग है, ऊर्जा में साक्षरता की ट्रेनिंग है। ये ऊर्जा में निरक्षरता के कारण ये सारा खेल गड़बड़ हुआ है। ऊर्जा कहाँ से आ रही है और कितना नुकसान होगा ये हम सबको अनुभव नहीं है। गांधी जी बोलते थे जिसका हमें आउटकम क्या होगा, उसका क्या होने वाला वो पता नहीं था, हम वो काम करते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं। परंतु जो पता है कि हमें क्या होने वाला है, जैसे कि कोबरा यदि काट ले तो मर जाएंगे, हमको पता है, तो कभी भी कोबरा के साथ हम खेलते नहीं है। कोबरा के पास गए, कोबरा को पकड़ाइए, कभी नहीं करेगा कोई आदमी। क्यों? क्योंकि वो काटेगा तो मर जाएंगे, सबको पता है। इसीलिए एनर्जी में निरक्षरता के कारण ये खेल हो रहा है कि ये जब हम एलपीजी पे खाना बनाते हैं तो क्या होता है, पर्यावरण को कितना नुकसान होता है ये पता नहीं। जब हम पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पर्यावरण का नुकसान कितना खतरनाक होगा ये पता नहीं। और आज तो जानते हैं आजकल पूरे विश्व में क्या हालत खराब है, किस तरह से तापमान बढ़ रहा है, किस तरह से बाढ़ आ रही है, किस तरह से सूखा पड़ रहा है, किस तरह से जंगलों में आग लग रही है, सब भयानक परिस्थिति पैदा हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, जो 1.5 डिग्री पे ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग पे क्या होने वाला है? क्या अचानक प्रलय आएगा और हम सब लोग मर जाएंगे? आंसर नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है कि प्रलय आएगा सारे मनुष्य मर जाएंगे। मैं कहता हूं लोगों को मजाक में, चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। प्रकृति हमको इतनी आसानी से नहीं मारेगी, अचानक प्रलय आ गया सब मर गए। कैसे मारेगी? एक पिक्चर में जो खतरनाक विलन होता है वो हीरो को कैसे मारता है? तड़पा तड़पा के। तो ये जो प्रकृति हमको भी तड़पा तड़पा के मारने वाली, ज्यादा सूखा, ज्यादा तूफान, ज्यादा बाढ़, ज्यादा आंधी, सब ज्यादा ज्यादा होने वाला है। और ये हमारे आंखों के सामने हमारे जीवन काल में ही होने वाला है। इसके लिए बहुत कलयुग आएगा, फिर ऐसा होगा, इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं। इसीलिए जो करना है अभी करना है। और ये पूरा एनर्जी का खेल बिगड़ा है और एनर्जी के खेल को ठीक करना है, तब जाके ये काम ठीक हो पाएगा। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हम एनर्जी में स्वराज लेकर आए, एनर्जी में आत्मनिर्भर बने, और एनर्जी में आत्मनिर्भर बन के अपना और खास करके अपने बच्चों को एक जीने लायक धरती छोड़ के जाए। ऐसी धरती जहां पर वो जी सकते हैं, जहां पे वो श्वास ले सकते हैं, जहां पे शुद्ध पानी पी सकते हैं, जहां पे वो शुद्ध श्वास ले सकते हैं, जहां पे वो शुद्ध खाना खा सकते हैं। हर माता पिता को मैं इतना ही कहता हूँ कि यदि अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो तुम्हारी जो धन संपत्ति आप इकट्ठी करते हो कुछ काम नहीं आने वाली। जलवायु परिवर्तन ऐसी चीज है, सबको प्रभावित करेगा। आप कितना भी इंश्योरेंस करा लो, बचने वाले नहीं। एक ही तरीका है, जलवायु परिवर्तन को रोक लो और अपने बच्चों पे इतनी दया कर सकते हो तो उनको एक जीने लायक धरती, इतना छोड़ के जाना है, जीने लायक धरती। और जीने के लिए मनुष्य को हवा, पानी, मिट्टी, 3 चीजों से काम हो जाएगा। यदि मोबाइल नहीं रहेगा चलेगा, कंप्यूटर नहीं रहेगा चलेगा, यहां तक कि कपड़े नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। परंतु यदि शुद्ध श्वास, हवा नहीं रहे श्वास लेने के लिए, शुद्ध पानी नहीं रहे श्वास लेने के लिए, शुद्ध खाना नहीं रहे खाने के लिए, तो कभी जीवन नहीं चल सकता। तो जीवन में यही आवश्यकता है, हम लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जीने लायक धरती छोड़ दे। इतना यदि आप उपकार कर सकते हो बच्चों पे तो जरूर करना, ताकि वो भी चैन से जी सके इस धरती पर। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे बुलाया और सुनाया उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत, और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर चेतन जी, आपको बहुत अभिनंदन। इस योगाहार मंच पर भी हम प्रकृति के साथ चलने की बात कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज आपने जो उसको क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और उसके दुष्परिणाम, दूरगामी परिणाम
जो बताए हैं निश्चित रूप से सबने इसको मनन किया होगा। प्रश्न भी है, लेकिन प्रश्न से पहले आपने जो क्लाइमेट क्लॉक बना रखी है, इसको डिस्प्ले करते हैं, उसमें जी कुछ साल, कुछ महीने, कुछ घंटे, मिनट, सेकंड ये है। अगर वो डिस्प्ले हो सकता है आसानी से तो उसको भी करा दीजिए, तो फिर एक उसके बाद फिर हम प्रश्नों कर लेंगे, नहीं तो फिर हम सीधे प्रश्नों पर ही आते हैं। नहीं जी बिल्कुल, मैं आप सही, ये अच्छा आपने क्या, एक क्लाइमेट क्लॉक है। एक अभी हम पूरे दुनिया भर में उसका अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम गोवा में हुआ था, हमने लोगों को क्लाइमेट क्लॉक बताया। और ये क्लाइमेट क्लॉक क्या है, मैं सबसे पहले बता दूं। क्लाइमेट क्लॉक एक घड़ी है जो ये बताती है कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से ऊपर हो जाएगा, उसके लिए कितना समय बाकी है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बताइए, अंदाज लगाइए कितना समय बाकी है। क्या हमारे पास 500 साल है? क्या हमारे पास 200 साल है? 100 साल है? 50 साल है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा ये क्लाइमेट क्लॉक, और एक वीडियो भी बताऊंगा इसके बाद में। देख रहे हैं आप ये जो घड़ी है चल रही है, जी जी। 5 साल 362 दिन 13 घंटे 47 मिनट और 52 सेकंड, इतना ही समय बाकी है। बहुत समय है, कलयुग आएगा ऐसा नहीं है, मात्र 5 साल। और अभी ये 3 दिन पहले एक इवेंट था, वर्ल्ड क्लाइमेट इमरजेंसी डे। क्लाइमेट एक इमरजेंसी है, इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये क्लाइमेट इमरजेंसी डे जो है, अभी घड़ी जो 6 साल और कुछ दिन थे, अभी वो घड़ी 5 साल और कुछ दिन बता रही है, जब 1.5 डिग्री तापमान हो जाएगा। तो इतना कम समय बाकी है। और एक्चुअली देखा जाए तो लोग ऐसे गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ। ये जो वीडियो है, अभी हमने एक प्रोग्राम किया था गोवा में। हम क्या करते हैं, बच्चों को और सभी लोगों को, बड़ी कंपनियों में भी क्लाइमेट क्लॉक बनाना सिखाते हैं। हमने खुद क्लाइमेट क्लॉक बनाई है और उनको सिखाते हैं। और हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में क्लाइमेट क्लॉक लगे, ताकि जो क्लॉक टिक होती है कि एक्सीडेंट कम होते दिखाई देता है, वो लोग उसको देखें और उसके प्रति सचेत हो जाएं और काम करें। तो मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ। वो एनीवे छोटा सा वीडियो था, तो शायद वो नेटवर्क के कारण नहीं दिख रहा होगा। जी, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। बहुत सारे प्रश्न होंगे अभी, और आपको इस स्वराज के बारे में, क्योंकि हम स्वराज के बारे में भी हमने चर्चा की है कि हमारा हमारा देश, हमारी जिंदगी कैसी होगी। एनर्जी के ऊपर जो आपने एक नया आयाम जोड़ा है आज हम हमारे लिए, इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद पुनः। और जो प्रश्न है, एक एक करके आप हाथ बढ़ा लेंगे हमारे साथ ही। तो एक हेमंत जी का भी प्रश्न है, हेमंत सिसोदिया जी का। तो मेरा अनुरोध है हेमंत जी से अनम्यूट करके अपनी बात करें, फिर हम एक एक करके सबसे संवाद करेंगे। हेमंत जी की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। उसके बाद नीरज जी ने अपना हाथ उठाया है। नीरज जी अनम्यूट करिए, फिर अपनी बात करिए। डॉक्टर किशोर दुबे। आप अपने आप को अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं प्रश्न। धन्यवाद सर। आज के मुख्य अतिथि जी, जिन्होंने स्वराज यात्रा निकाली है, एनर्जी यात्रा, पहले तो मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ सर आपका। मतलब बहुत ही अच्छी पहल आपने की है, और आपने जो चीजें बताई वो तो निश्चित मतलब अनुकरणीय है। उसके साथ में मैं सिर्फ अनुभव से जोड़ना चाहूंगा। मैं भी प्राध्यापक रहा 40 साल तक, और कई जगह पे घुमा, देश में कई राज्यों में। लोगों की मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है, और इसलिए ऐसे यात्राएं, अवेयरनेस कैंप्स,
यह है निकालने की ही बहुत जरूरत है। मैं दार्जिलिंग में गया था, 8-10 साल के पहले की बात बोल रहा, एमएससी के स्टूडेंट्स को लेके। जहाँ पे दार्जिलिंग में टॉयलेट को भी जाते हैं तो गर्म पानी लगता है, उस दार्जिलिंग में फ्रिज की 10 दुकानें मैंने देखी। मैं तो मतलब उत्सुकतावश वहां पे गया और एक फ्रिज के दुकान में पूछा कि भाई यहाँ पे टॉयलेट के लिए भी गर्म पानी लगता है, यहाँ फ्रिज की ये दुकान की क्या जरूरत है? उसने बोला सर ये तो आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है। अगर स्टेटस, हमारे घर में अगर फ्रिज नहीं है तो हम मतलब इंफीरियर सोसाइटी के मेंबर है, ऐसा माना जाता है। एक उदाहरण। तो आदतें बदलने की जो जरूरत है। दूसरा उदाहरण जो घर घर में है कि हम दूध लेते हैं, दूध रखने के लिए वो फ्रीज में रखते हैं, पीने के यानी एनर्जी, फिर पीते समय फिर उसको गर्म करते हैं, फिर एनर्जी है, फिर बचा हुआ दूध फिर फ्रिज में रखते हैं, फिर एनर्जी है, और फिर और चाय आदि बनाते समय फिर गर्म करते हैं, फिर एनर्जी। एनर्जी का कितना दुरुपयोग हम करते हैं, यह लोगों को समझाने की और प्रैक्टिकली समझाने की ये तौर तरीके जो है, यह जन जागृति के माध्यम से ही हो सकता है। हम इन क्लास में पढ़ा के, क्लासरूम में पढ़ा के यह बातें होने वाली नहीं है। मैं अनुभव के माध्यम से बोलता हूँ, क्योंकि स्टेटस सिंबल वाला जो पार्ट आया है, सोशल अवेयरनेस का जो पार्ट आता है, तो क्लासरूम टीचिंग की, फॉर्मल टीचिंग की एक जो मर्यादाएं है, वो मर्यादाओं के बाहर में इनफॉर्मल टीचिंग की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपने ये रास्ता जो इनफॉर्मल टीचिंग का और जन जागृति का ढूंढा है, इसका मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एकदम सही कहा आपने। ये मतलब कैसे विडंबना है। मैं ये देखता हूँ कि जब दिल्ली में ठंड होती, कड़ाके की ठंड होती है, फिर भी हर घर में फ्रिज चालू रहता है। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। और जैसे मैंने कहा, मेरे घर में फ्रिज नहीं, करीब 5.5-6 साल से नहीं है। तो मैं ज्यादा दुखी पर्सन हो गया हूँ ऐसा नहीं है। मतलब मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ कि देखो मेरे घर में ये सारे संसाधन नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं कि दुखी हूँ। अच्छा, मैं प्रोफेसर हूँ आईआईटी का, तो मैं खरीद सकता हूँ, मेरी क्षमता है, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, पर प्रकृति इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, ये समझने की जरूरत है। और ये सब कम होने से कोई हम दुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि और ज्यादा खुश रहेंगे। क्योंकि जो आपने कहा, ये बार बार अंदर बाहर, उसमें स्वास्थ्य में भी नुकसान होता है। बाबा रामदेव जी ने भी कई बार कहा है। तो कम से कम संसाधन में उपयोग करना ही जीवन के लिए सबसे अच्छा है, और पर्यावरण के लिए अच्छा है, और हम सब के लिए अच्छा है। तो एकदम जो मुझे लगा कि ये जो सॉल्यूशन है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन चेतना है। यदि हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, तो ये ठीक हो सकता है। और इसीलिए मैंने यात्रा चालू की। तो ये मतलब ये सोचने वाली बात है जो आपने अनुभव सुना है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी हाथ उठा हुआ है आरसी मेहरा जी। जो जी, उनको आप कृपया अनम्यूट करके अपनी बात, प्रश्न पूछेंगे। और कोई सदन में कोई और सदस्य, हमारे योगाहार के नियमित सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी जी, कृपया अपनी बात करें। डॉक्टर साहब को कोटि कोटि प्रणाम, चेतन सर को। और शायद इस यात्रा में मेरा विभाग दूसरा है, मैं हॉर्टिकल्चर में काम करता हूं, और अभी तक 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, और 120 जैव विविधता के मॉडल पे भी काम कर रहा हूं। 120 प्रकार के फलों की वैरायटी को मैंने मेरे अपने फार्म हाउस पर रक्षित किया है। और आपका जैसे ही मैंने सुना, थोड़ा लेट जुड़ा, आपने कहा कि एक अद्भुत जो प्रयोग किया है कि भय बिन प्रीत न हो। रामायण में एक शब्द लिखा हुआ है कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। तो जो क्लॉक आपने माइंड ब्लोइंग जो आपने समय बताया उसमें कि 5 साल 300 कुछ घंटे और इतने मिनट हमारे पास बचे हैं कि हम इस वायुमंडल को, अपने अगले बच्चों के ऊपर इतनी दया तो कर सकते हैं कि वो यहाँ जिंदा रहें। और वरना अगर हमने सब दोहन करते चले गए तो हमारी अगली पीढ़ी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी वाइफ, मेरी पत्नी है, उनकी कुछ बातों को सुन रहा था, महसूस भी कर रहा था इस चीज को। वो बार बार मुझसे कहती थी बारिश में कभी इतना तापमान नहीं होता है, और हमारे घर में नॉर्मली जहाँ पे हमारा किचन है, बड़े साधारण तरीके से रहते हैं। ऊपर हमारी जो जीआई सीट होती है ना, टीन डली हुई है, तो
अब इस रेनी सीजन में भी उनके सर में इतनी तकलीफ होती है, और वो बोलती है जब मैं फार्म हाउस से काम करके आता हूँ तो वो पसीना हमारा निकलता है तो हम लोगों को तो गर्मी महसूस नहीं होती है, लेकिन जो घर में रहते हैं तो वेंटिलेशन ज्यादा प्रॉपर नहीं होने की वजह से वो जब मुझे उनके अनुभव बताती है मेरी पत्नी, तो वास्तव में ये इतना चिंता का विषय है। लेकिन आपके इस प्रयोग को जो क्लॉक बनाई है आपने कि उससे क्या आदमी को जब तक डर पैदा नहीं होता ना तब तक वो कुछ नहीं करने वाला है। आप ये बता दो कि तेरे पास बस इतने ही घंटे बचे हैं, जैसे हम कहते हैं ना 10 मिनट की ट्रेन बची है प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, तो वो आदमी 5 मिनट पहले भागेगा। हाँ आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं जुड़ूंगा, और मैं सोलर एनर्जी पे तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लांटेशन पे काम कर रहा हूँ, ताकि हमें खाने के लिए फाइबर की भी जरूरत पड़ेगी। ये स्वाभाविक है कि जब आपकी 55 साल की उम्र हो जाएगी डॉक्टर साहब, उस दिन के बाद आपको, या 60 साल की उम्र के बाद में आपको गेहूं नहीं पचेगा, गेहूं डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसकी व्यवस्था क्यों ना आज से कर लें। तो उस फार्मूले के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि हमें 60 साल के बाद हमें फाइबर लगना ही है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट प्लांटेशन पे लगा हूं, जिसमें हम स्वयं भी खाएं, पशु पक्षी भी पालें। हमने कुछ पेड़ ऐसे चिन्हित कर रखे हैं कि इस पे लिख दिया है मैंने कि ये इस पेड़ के फल ना तोड़े जाएं, और ये केवल पशु पक्षी के लिए आरक्षित है। तो अभी भी आज हो सका तो कल मैं वो फोटो शेयर करूंगा। मैंने कुछ आम छोड़ दिए थे तो प्यारे प्यारे पक्षी आते हैं। जैव विविधता इस धरती पे बनी रहे, और आपके स्वप्न को साकार करने के लिए मुझसे जितना हो सकेगा योगदान, प्रकृति में जितनी ग्रीनरी हो सकेगी। आदरणीय हमारे शरद भैया इससे जुड़े हुए हैं, उनसे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी शायद ही बात नहीं होती हो। प्रतिदिन हम प्रकृति को लेके, गाय को लेके और इन सब चीजों को लेके चिंतित रहते हैं, मंथन होता रहता है। उस मंथन में से थोड़ा सा कहीं मक्खन निकल के आता है, और कुछ ना कुछ हमारे दोनों के जीवन में, और जो हमारे समूह बना हुआ है, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ नया होता है। आपके प्रयास को कोटि कोटि प्रणाम। जी ओम। बहुत ही सुंदर। भय बिना प्रीत ना हो, एकदम सही है। और परंतु ये बहुत सारे लोग क्या है, वो ऑस्ट्रिच करके एक होता है प्राणी, जो जब खतरा आता है तो वो रेत के अंदर अपना मुंह डाल लेता है। उसको लगता है कि रेत के अंदर मुंह डालने से खतरा टल गया। तो ये जो इंसान है अभी आधुनिक, हम सब ऑस्ट्रिच की तरह व्यवहार कर रहे हैं, हम सब छुप रहे हैं जबकि खतरा सामने खड़ा है। तो छुपने से काम नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि ये हमारे सामने। जी वैशाली धन्यवाद। जी, आपका कोई प्रश्न है? जी 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 ओ शरद जी का जी। प्रश्न है, हाथ रेज्ड है। शरद जी अपना परिचय, अपने समूह का परिचय अभी रामकृष्ण रघुवंशी जी ने भी बताया, तो वो परिचय के साथ आप कर दीजिए शुरुआत अपने प्रश्न। कोटि कोटि प्रणाम सदन को। मैं शरद वर्मा नर्मदापुरम एमपी से हूं सर, और आज आपकी बातें सुन के मन को एक खुशी हुई और मन को दुख भी हुआ कि हम किस ओर जा रहे हैं। और आपकी इतनी गहन चर्चाएं सुन के बहुत कुछ हिल गए। आपको बताएं कि हमारे फॉर्म पे हम लोग सोलर पंपों से सिंचाई करते हैं, और हम लोग बायो के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उस सदन में ऐसे आदमी भी आए हैं जिन्होंने कभी पानी जमीन से नहीं निकाला, वो बारिश का इकट्ठा कर लेते हैं और अरे साल भर उसी पानी का उपयोग करते हैं। बहुत ऐसे सुंदर। हमारे महानुभाव इस सदन में आए हैं जिन्होंने कभी पानी नीचे से नहीं निकाला, वो अपने घर का पानी पूरा पूरा यूज करते हैं, सिर्फ बारिश में पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उस पानी का यूज ही वो करते हैं। तो बहुत सारे, और ऐसे आज आपसे मुलाकात हुई, और पवन सर का बहुत धन्यवाद कि जो आप जैसी विभूति से हमें मिलवाया, और हमारे अंदर जो जो चीजें जिस ओर हम भाग रहे हैं उस ओर हमें पता चला। हम लोग अभी जैसे ट्रैक्टर है उसको बायोगैस से चलाने का सोच रहे हैं सर। आपको बता दें, जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज ने हमें चुना भी, अभी थॉमस साहब आए भी थे, तो उनके उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं इस एनर्जी के ऊपर कि बायोगैस से कैसे घरों में ज्यादा यूज हो, और क्या छोटी चीजें आए कि आदमी बायोगैस घर में ये सिलेंडर हटा के वो गैस उपयोग करे। इसमें रघुवंशी भैया भी काम कर रहे हैं इसमें। तो बहुत सारे इस ओर लगे हुए हैं सर। लेकिन आज आपकी बात सुन के बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। आपकी यात्रा बहुत सफल हो, आप एक मुकाम तक पहुंचाएं और पूरे भारत को विश्व गुरु बनाएं। जी ओम। धन्यवाद।
धन्यवाद। मेरी शरद जी, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, खरगोन जिले का रहने वाला हूँ। अरे वाह साहब, क्या बात है जी, बहुत अच्छा साहब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप वैशाली जी का हैंड रेज्ड है, उसके बाद फिर रमेश चंद जी और दिनेश, उसके बाद फिर उनका भी प्रश्न है। वैशाली जी आप अनम्यूट करिए और अपनी बात, प्रश्न पूछिए, कमेंट्स। आवाज नहीं आ रही है। रमेश चंद मेहरा जी, आपका हाथ पहले भी रेज था, कृपया। जी ओम, सदन को नमन। आज के योग कक्षा और हमारे मुख्य अतिथि का उद्बोधन बहुत ही हृदय को हृदय स्पर्शी करने वाला है। सर, आपका जीवन ऋषितुल्य है और जो हमारे ऋषि रहे हैं उन्होंने भी इसी तरह से साधना की है और उनके परिणाम से हम अभी जिंदे हैं। तो आपका परिणाम भी निश्चित लाभ करेगा। पर सबसे ज्यादा यदि हम मध्य प्रदेश के इन जिलों की बात करें जहां हम रह रहे हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कीटनाशक, रसायन और उत्पादन बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिससे भी बात करो, उत्पादन ही उत्पादन बढ़ाने की बात करता है। जब हम जैविक की बात करते हैं तो किसान सुनने को तैयार ही नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है। और इसमें हम कैसे कम करें, इसके ऊपर थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दें तो बहुत अच्छा होगा। जी ओम। जी, इसका एक ही तरीका है। जैसे मैंने कहा, जो ऊर्जा को कैसे कम करे, तो मैंने एक ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग बनाई है और जिन जिन लोगों ने भी वो ट्रेनिंग की है, मैं उनको गारंटी करता हूँ आप सब लोग भी जरूर ट्रेनिंग करें, ताकि जब हम, जैसे मैंने उदाहरण दिया था गांधी जी का, कि उन्होंने, किसी ने पूछा गांधी जी से कि अच्छा लोग खराब काम क्यों करते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि उसका परिणाम पता नहीं इसलिए करते हैं। जैसे सांप के काटने से, कोबरा के काटने से मर जाएंगे, परिणाम हम सबको पता है, इसलिए कभी कोबरा आपके आसपास आ जाएगा तो हम भागने लगेंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि परिणाम पता है। तो ये जो इतना कीटनाशक डालते हैं, वो सबसे जो उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो बहुत दुष्परिणाम होता है। और ये उन्हीं के लिए होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पड़ोसी को नुकसान होगा। ये बात भी समझना चाहिए कि ये, यदि ये जो जलवायु परिवर्तन का परिणाम या भुगतेगा, या जो मिट्टी में उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो रही है भुगतेगा, तो कौन भुगतने? वो लोग खुद और उसके खुद के बच्चे, पड़ोसी के बच्चे नहीं। ये उनको जिस दिन समझ में आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। और सबसे दुर्भाग्य है, भारत एक ऋषि मुनियों का देश रहा है, और जो हमारे जीवन के लिए सबसे अति आवश्यक है। मैं हमेशा लोगों से पूछता रहता हूँ, मैं भी एक आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, मैं भी योग और ध्यान सिखाता हूँ। तो हम लोगों से पूछते हैं, अच्छा जीवन में सबसे सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? तो लोग बड़ी लंबी लिस्ट बताते हैं ना, ये चाहिए, पैसा चाहिए, व्यय चाहिए, परिवार चाहिए। तो सबसे तो ज्यादा जरूरी श्वास चाहिए। अब 1 मिनट अपनी नाक बंद करोगे तो मर जाओगे। पानी चाहिए, 3-4 दिन पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे। खाना चाहिए, बिना खाने के आप 3-4-5-7 दिन से ज्यादा रह नहीं सकते। तो जो जीवन में अति आवश्यक है, जिसके बिना जी नहीं सकते, उन सब की हालत खराब। गंगा मैया एक जमाने में डुबकी लगाते थे तो इतनी पवित्र होती थी कि सारे पाप धुल जाते थे। अभी डुबकी लगा लो तो 2-4 पाप घर आ जाएंगे। तो ये हम सब ने किया है, इस सब का नुकसान मुझे ही होने वाला है, पड़ोसी को नहीं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये जो एक्चुअल में जीवन की चाह है कि हमें प्रेम मिले, शांति मिले, आनंद मिले, ये हमारे सबके जीवन की चाह है। और हमको लगता है कि हम ये ज्यादा उपजाऊ करके, ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करके, ज्यादा पैसे इकट्ठा करके वो पा लेंगे, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी। तो जो जीवन में विकास हुआ है वो सिर्फ आर्थिक विकास करते हैं हम सब लोग, या हमारी सरकार या हमारी पॉलिसी हमें आर्थिक विकास की तरफ ले जाती है। हमारे सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी के आर्थिक विकास की बात करते हैं, परंतु अध्यात्म का भी विकास हो, नैतिकता का भी विकास हो, शिक्षा का भी विकास हो, ये सबका बैलेंस बना रहेगा, तब जाके मनुष्य सही मामले में प्रगति करेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं। आप एक पैर को बड़ा कर लो, वो कुर्सी गिर जाएगी, परंतु यदि चारों पैर एक साथ बड़े होंगे, तब जाके वो सच में उसकी हाइट बढ़ेगी और जीवन में बैलेंस बनेगा। तो ये आधुनिक मनुष्य, मतलब हम सब लोग जीवन में कैसे बैलेंस बनाना, इतनी बेसिक कला जो है वो उसको भूल गए। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि हमारी जनरेशन या हमारे पहले की जनरेशन ने वो जो जो धरती या प्रकृति के साथ जुड़ाव था वो कहीं से मिस हो गया है।
धरती माँ है करके ये मिस कर गए हैं। ये संबंध फिर से यदि हम बनाएंगे तो वापस उसी प्रेम के साथ में, उसी आस्था के साथ में हम ये सारे संसाधन का उपयोग करेंगे और एक लगातार जीवन बना रहेगा। वरना एक आंकड़ा और देना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि ऐसा अनुमान है कि यदि हमने ये बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया, बड़ा, छोटे मोटे परिवर्तन से काम नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया, तो ये सदी के अंत तक, मतलब 2100 आते आते आज के 77 साल में, 78 साल में धरती का तापमान कम से कम 3 डिग्री बढ़ जाएगा या ज्यादा से ज्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। आज की तारीख में जो तापमान बढ़ा है वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड में ही इतनी उथल पुथल है दुनिया में, और पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं भारत देश में, उधर स्पेन की हालत खराब है, यूरोप की हालत खराब है, अमेरिका में इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कनाडा में जंगलों में आग लगी हुई है, पूरी दुनिया की हालत खराब है क्योंकि ये पूरी विश्व की प्रॉब्लम। यदि 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड में इतनी उथल पुथल है दुनिया में, सोचो 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री, 5 डिग्री एवरेज तापमान बढ़ गया तो धरती पर क्या होगा? ये प्रश्न है कि क्या मनुष्य का जीवन बचेगा? यदि बचेगा तो कितनी संख्या में बचेगा और किस रूप में वो जी रहे होंगे? और बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाए अभी तो हम कहते हैं कि एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, अभी नहीं है, विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय जलवायु परिवर्तन हुआ था। यदि ऐसा ही चलता रहा जिस तरह से चल रहा है तो हो सकता है 3-4-5 हजार साल बाद एक नई प्रजाति धरती पर आए और कहे कि एक जमाने में धरती पर इंसान हुआ करते थे। और ये हम अनुभव कर सकते हैं, ये मेरे प्रोफेसर या किसी वैज्ञानिक के कहने की बात नहीं है। जैसे अभी हमारे पहले भाई साहब ने कहा था कि उनकी पत्नी को अभी बारिश में इतनी गर्मी फील हो रही, तो ये हमारे जीवन का अनुभव है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इसके लिए किसी वैज्ञानिक की या किसी प्रोफेसर की जरूरत नहीं, हम सब अनुभव कर सकते हैं कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आर पार का काम करना पड़ेगा। छोटे मोटे परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका जा सकता। और एक अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे ओबामा, आप सब जानते होंगे, उन्होंने, उनका एक कथन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा था ये जो पीढ़ी है, मतलब हम सब की पीढ़ी है, ये पहली पीढ़ी है जब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुभव करेगी, और ये आखिरी पीढ़ी है जो कुछ कर सकती है, क्योंकि 2 डिग्री होते होते पूरा जलवायु परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो जाएगा, इरिवर्सिबल। और 2 डिग्री होने में सिर्फ 22-23 साल बचे। अभी 1.5 डिग्री से अपरिवर्तनीय होना चालू होगा, क्योंकि धरती इतनी बड़ी है, धीरे धीरे 2 डिग्री में पूरा अपरिवर्तनीय हो जाएगा। उसके बाद पूरे विश्व के सारे लोग कुछ ना करें, धरती पर साधु संत बन जाए और डिसाइड करें कि आज के बाद सिर्फ लंगोट पहन के जिएंगे, फिर भी आप जलवायु को रिवर्स नहीं कर सकते, वापस करेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में ज्यादा तूफान, ज्यादा सूखा, ज्यादा आंधी, ज्यादा बाढ़, ये सब आम जीवन का हिस्सा बनने वाला है। इसलिए हम सब लोग आज से, अभी से, ये सारी समस्याओं की जड़ एनर्जी है। कीटनाशक यदि धरती पर डाला जाता है, खाद डाला जाता है, तो वो भी एनर्जी का रूप है। हम ये सबको कम करें, अपनी जरूरतों को कम करें। धरती सीमित है, सीमित संसाधन में रहे, तभी जाके इस धरती पर मनुष्य का जीवन लगातार बना रहेगा। वरना कहेंगे एक समय में डायनासोर होता था, वैसे कहेंगे एक समय में मनुष्य हुआ करता था। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत नमन सर आपको। जियो, बहुत सुंदर। आज की जो वार्ता है, हमारी समय भी लगभग पूर्ण हो गया है। अगर हमारे प्रश्न अभी और हैं और इस पर हमें और चिंतन करना है तो कल के लिए भी अगर हम सोच सकते हैं। अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं। अशोक पटेल जी, वैशाली विनायक जी, उन्होंने अपने प्रश्न किए हैं। तो और इसके सॉल्यूशंस क्या है? इसके लिए हमारे कृषि आधारित सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अगर चाहें तो हम इस पर भी कल इस पर ही चर्चा करें। कल हम संवाद करें, हम अपनी तरफ से ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं उसको करने का प्रयास करें कि हमें एक शहर में रहने वाले व्यक्ति को क्या क्या चीजें कर सकती हैं, उसके लिए चेकलिस्ट क्या है। एक किसान जो खेती कर रहा है उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जहां वो स्वयं परिवर्तन करे, स्वयं उसके अनुभव करें, उसको अपने साथियों के साथ भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ने की बात करें। तो ऐसे हमारे एक्शनेबल पॉइंट्स पर अगर हम आज भी करें या कल करें, जैसी सदन की इच्छा, हमारे कुछ सदस्य अगर इसके ऊपर
संवाद करना चाहें, बताना चाहें तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले डॉक्टर चेतन सोलंकी जी से, कल क्या आपके लिए पॉसिबल होगा, फीजिबल होगा? हम तो अभी मैं खाली ऐसे ही सोच रहा हूँ, अगर संभावना है तो हम करेंगे, नहीं तो फिर आज ही जो भी प्रश्न है इसको लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, मतलब कल कर सकते हैं। यही है, मैं चाहूंगा कि यदि हम सब लोग समय दे रहे हैं तो वो समय सिर्फ चर्चा तक सीमित ना हो, एक्शन में बदले। मतलब एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन, ये हमारा मंत्र है अभी। तो हम सब लोग एक्शन लें और कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लें, तभी वो मतलब वो सार्थक होगी। पहला बिल्कुल एक्शन आज बिल्कुल। हम ये ले सकते हैं कि आज से कल तक आप कितने कम साधन के बिना रहेंगे या उपयोग करेंगे और कैसे अनुभव करते हैं। ये सब लोग यदि करें तो मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा। हम चर्चा करेंगे हमने क्या क्या कम किया और क्या कम में छोटा सा भी काम हो सकता है। आप एक रुमाल, हाथ रुमाल लेने वाले थे परंतु नहीं लिया क्योंकि आप सजग हो गए, एनर्जी बचा ली। तो ऐसे यदि हम आज दिन भर कल्पना करें और अपने जीवन में कुछ कम करने का प्रयास करें तो जरूर मैं कल हाजिर हो जाऊंगा और हम इस पे चर्चा कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत सुंदर आपका, आपने हमारा सुझाव भी माना, बात भी हो गई है। और मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अब इसको समापन की तरफ हम लोग ले चलें, और इस चिंतन के साथ कि हम आज क्या मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और कल उसको बताने का भी प्रयास करेंगे। तो कल एक ओपन फोरम की तरह हम बातचीत करते हुए हम स्वयं क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज में हमें दिक्कत आती है, अपनी दिक्कतों को भी बताने का बात करेंगे, उसका मिल करके सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो भी रिड्यूस रिसाइकल, ऐसा आर करके भी कई सारी बनी हुई हैं, रिड्यूस करें, रिसाइकल करें, और इस तरह से करते हुए उसके पर हम बातचीत करें। तो इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन में अशोक जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। सर मैं मेरा प्रश्न आपने छीन लिया। आपने जो बात, आपके मन में जो बात है वही बात थी कि हमको करना क्या चाहिए, इस रिएक्शन को खत्म करने के लिए एक्शन क्या करना चाहिए। वो आप कल चर्चा में पूरी चीज आ जाएगी, वही मैं सुनना चाहता था कि जो रिएक्शन हो रहा है उस पर क्या एक्शन लेकर अपन रिएक्शन को खत्म कर सकते हैं। जी ठीक, बहुत सुंदर। जी हमारी जी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, कई बार हम सोचते हैं तो वही चीज सामने वाला कुछ कह देता है, तो ये हमारी कुछ सिनर्जी तो क्रिएट हो ही रही है। तो हम अब आज के चर्चा को आप समापन करते हुए, मुन्नीलाल जी या रंजना जी, आप कृपया मंच लीजिए और फिर इसको समापन भी, विधिवत इसका समापन भी करिए। ये बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार। आज हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी जी जो खरगोन से हैं आज पधारे। आदरणीय हमारे पवन कुमार जी के निवेदन को आपने स्वीकार किया। मैं छोटा सा इस एओआर कार्यक्रम के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यह कोरोना काल से लगातार आज हम 813 दिन पूर्ण कर रहे हैं। किसी भी दिन हमने गैप नहीं किया है, एक भी दिन हम रुके नहीं हैं, और लगातार हम सुबह 1.5 घंटे योग करते हैं और योग के बाद हम 1.5 घंटे फिर आहार की चर्चा करते हैं। उसमें हम सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, जैविक प्राकृतिक खेती कैसे हो, सामाजिक चिंतन भी करते हैं, राजनीतिक चिंतन, धार्मिक चिंतन, व्यापारिक चिंतन, हर विषय पे हम चिंतन करते हैं क्योंकि आज समाज में बहुत जरूरत है। आपको सुना, आपने 11 वर्ष का संकल्प लेके आप यात्रा कर निकले हैं। आप साधारण नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति निर्णय ले ही नहीं पाता है, संकल्प ले ही नहीं पाता है। वो महान पुरुष होते हैं जिनकी जीवात्मा लौट कर आती है। आज मुझे याद आ रहा है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, स्वामी विवेकानंद जी और विभिन्न जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने निर्णय लिया था और अपनी आहुति दी है, तब देश में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। आज आपकी 11 वर्ष की यात्रा जो एनर्जी स्वराज यात्रा है, ये निश्चित है रंग लाएगी, क्योंकि 11 वर्ष एक अलग महत्व है, 11 वर्ष का होता है। आपने जो जैसा कि अभी हम रघुवंश जी ने बताया, आदरणीय पवन सर जी ने बताया और वक्ताओं ने कहा है कि डर क्या है, परिणाम क्या है। परिणाम आएगा कब? जब हम बीमारी के खर्च, जो बीमारी से लोग मर रहे हैं वो कारण क्या है मरने का, क्योंकि डॉक्टर नहीं बताते हैं।
व्यक्ति सिर्फ डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवा दे देता है, चीर फाड़ देता है और मार के दे देता है, उसको ले जा। ये नहीं बताता कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है, इसको हमें बताना पड़ेगा समाज को। और दूसरा हमारा शिक्षा का अभाव है, और जो हमारे धन संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, जो हमने नकल की है कि अगर इसके पास 7 मंजिल इमारत है तो हमारे पास 8 होना चाहिए, ये नकल की जो प्रकृति भारत में है ये बहुत खराब है। और वो नकल वो आएगी हमारे को, आप जैसे जो महान पुरुष चल रहे हैं यात्रा को कुछ संग्रह करके नहीं चल रहे हैं। और आपने कहा है कि अगर अपनी संतान को अगर संग्रह करके देना है तो प्रकृति की और उनके लिए पानी जल का संग्रह करके दे, पेड़ का संग्रह करके दे और प्रकृति का संग्रह करके दे, तो आप कर पा रहे हैं। नहीं तो आप जाएंगे, आपकी संतान जाएगी। कल हम आपको सुनेंगे क्या परिवर्तन लाया है। युगाहार कार्यक्रम के सदस्यों से निवेदन है कि यह कल बताएं कि हम कितना, जैसे हम 2 बाल्टी पानी में सिर्फ नहा लेते हैं, पानी की बचत करते हैं। लाइट जहां भी हमें बल्ब खुला हुआ रहता है तुरंत बंद कर देते हैं, चाहे वो सार्वजनिक जगह हो चाहे कहीं भी हो, लगता है इसको बंद करते हैं या टोक देते हैं, कह देते हैं। ऐसा हमारे जहां पेड़ अनावश्यक कट रहे हैं उसको हम रोकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, ना कि यह हम चले जाए ये रोड पे अगर पेड़ काट रहा है कोई तो हमारा कर्तव्य नहीं, फिर किसका कर्तव्य? ये हवा ऑक्सीजन हमें ही दे रहे हैं, इसका प्रभाव तो पड़ेगा। आज समय हो गया है, मैं निवेदन करूंगा यह पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दैनिक कुमार परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आज के हमारे आदरणीय बहन रंजना जी जो लगातार इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करती हैं, मैं उनको उनके आभार ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भगवान कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेश शास्त्री जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी जो आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय हैं, आदरणीय दीपश्री जी, आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय बहन जूली जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय मैनपाल जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय ML गौर साहब, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय निर्मला जी, आदरणीय हमारे पवन सर जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रितेश जी, आदरणीय रूप सिंह जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय स्मिता जी, आदरणीय सुभाष जी, आदरणीय तुलाराम जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय विक्रांत जी, आदरणीय विवेक व्यास जी और हमारे युगाहार कार्यक्रम की टीम और मैं मुन्नीलाल यादव जन सेवक राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से हूँ। और यह कार्यक्रम लगातार जो चल रहे हैं और आपका जो कल मार्गदर्शन मिलेगा हम लोग निश्चित परिवर्तन लाएंगे। और हम कई एक्शन ले चुके हैं, इसके बारे में भी कल बताएंगे कि हमारे युवा कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन मिला, जो हमारे चीफ गेस्ट महोदय के रूप में मार्गदर्शन, उसको हमने एक्शन में लिया है, एक्शन के परिणाम भी हम बताएंगे। आज समय हो गया है, बस आज हम सबका आभार ज्ञापित करते हैं। सबको धन्यवाद, सबको शायद ओम प्रणाम। जरूर कल क्या क्या नोट करें आप लोग, क्या कम किया है, और हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई हमारे भाई